चलिए आज देखते हैं इतिहास में पेज क्रमांक 164 10.2 एशिया में उपनिवेशवाद। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा 10.1 के कुछ भाग पढ़े हैं। अब देखेंगे 10.2 अध्याय 10 काफ़ी लंबा है। उपनिवेशवाद का इतिहास बहुत लंबा रहा है, उसके बारे में 10.2 में यह पुस्तक क्या बताने की कोशिश कर रही है उसके बारे में हम आज आपके साथ बैठकर जानेंगे। ठीक है, एशियाई सूत और रेशमी कपड़े, मसाले आदि खरीदने के लिए यूरोप से व्यापारी एशिया आते थे। एशिया मतलब हमारे देश की ओर आते थे। ठीक है, पश्चिमी यूरोप के व्यापारी भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज में लग गए और अंततः पुर्तगाल का नाविक, जिसका नाम था वास्को डी गामा, जहाज से अफ्रीका का चक्कर लगाकर सन 1498 में भारत पहुंचा। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, इससे पहली बार यूरोप से भारत और चीन के लिए समुद्री मार्ग से आना जाना संभव हो गया। यूरोपीय नाविक जब अमेरिका गए थे तो उन्हें सैन्य दृष्टि से किसी शक्तिशाली राज्य का सामना करना नहीं पड़ा, लेकिन तब एशिया में कई ऐसे राज्य थे जो उस समय के किसी भी यूरोपीय साम्राज्य से बड़े और सैन्य दृष्टि से ज़्यादा मजबूत थे। ठीक है, बिल्कुल विपरीत व्यवस्था थी। यूरोपीय शक्तियाँ एशिया के इन शक्तिशाली राजाओं को सीधे युद्ध में हराने में सक्षम नहीं थी। यूरोपीय शक्तियाँ जो थी वो एशिया के इन शक्तिशाली राजाओं को सीधे युद्ध में हराने में सक्षम नहीं थी। हिंद महासागर के तटीय प्रदेशों में पुर्तगाली ने कई बंदरगाहों पर, जैसे भारत में गोवा, पश्चिम में एशिया में हरमुज एवं दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का, इन बंदरगाहों पर अपने सैन्य व व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। फिर उन्होंने हिंद महासागर पर चलने वाले व्यापारी जहाज़ों पर लगातार हमला किया और उन्हें कर चुकाने के लिए विवश किया। उन्होंने इस तरह एक समुद्री साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। यह व्यवस्था तब जाकर टूटी जब ब्रिटेन, हॉलैंड और फ्रांस के व्यापारियों ने हिंद महासागर में अपने व्यापारिक अड्डे बना लिए और पुर्तगाल के आधिपत्य को चुनौती दी। ठीक है, तो यहाँ पर दो देश, पुर्तगाल एक पक्ष था, दूसरा पक्ष था ब्रिटेन, हॉलैंड और फ्रांस। ये सभी व्यापारी थे जो भारत में आकर व्यापार करने के लिए अपना स्थान बनाने के लिए बंदरगाहों पर अपने अड्डे बनाने का प्रयास किए। मतलब बंदरगाहों पर जहाँ पर हवाई जहाज, माफ़ कीजिएगा, पानी जहाज रुकते हैं व्यापारिक केंद्रों में, उसे बंदरगाह कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे जहाज किसी एक तट पर बांध कर रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र बता रहा है 10.5 में, अपनी सेना के साथ दुर्गम इंडीज पर्वत पार करते सिमोन बोलीवार, हमने पिछले दिनों आपको बताया था, सिमोन बोलीवार जो कि क्रियोल समूह का नेतृत्व करते हुए उनको दास प्रथा से लोगों को मुक्त कराया था। ठीक है, उन्होंने एक सेना बनाई थी। सेना के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत सारे देशों को उन्होंने स्पेनियों से मुक्त कराया था। ठीक है, ये उसका चित्र है।
अब आगे देखते हैं 10.2.1 इंडोनेशिया का इंग्लैंड पर उपनिवेशीकरण। किसका? हॉलैंड के द्वारा इंडोनेशिया पर उपनिवेशीकरण किस प्रकार का था। ठीक है, इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने भारत के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे इंडोनेशिया का। पूरब के देशों से व्यापार में मुनाफे के लिए पुर्तगाल के साथ साथ अन्य यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, इंग्लैंड और हॉलैंड ये भी अपने फायदे के लिए व्यापारिक कंपनियों के साथ आगे आने लगी। हिंद महासागर में पुर्तगाली का वर्चस्व को तोड़ने के लिए हॉलैंड के डच लोगों को सफलता मिली। हॉलैंड में डच नामक एक जातियां होती हैं, उनको सफलता मिली किसके लिए? पुर्तगाल के वर्चस्व को तोड़ने के लिए, और वे दक्षिण पूर्व एशिया में अपना उपनिवेश स्थापित करने में सफल रहे। हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डच भाषा बोलते थे। सन 1602 में डच लोगों ने एशिया से व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगालियों के नियंत्रण को तोड़ने के लिए इस कंपनी को कई युद्ध लड़ने पड़े। अंत में उन्होंने इंडोनेशिया के जावा द्वीप के कई हिस्सों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर, ठीक है। याद रहे कि वही मलक्का में पुर्तगालियों का ठिकाना था। मलक्का का जो बंदरगाह था वहां पर पुर्तगालियों का ठिकाना था, जहां पर डच लोगों ने अपना अधिकार कर लिया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में भी आधिपत्य कर लिया। डच कंपनी ने प्रयास किया कि इंडोनेशिया में उगने वाले सारे मसालों के व्यापार पर एकाधिकार जमाए, ताकि उसे यूरोप में मनमानी कीमत पर बेच सके और मुनाफा कमा सके। ठीक है, उसका अभी उन द्वीपों पर अपना राज्य स्थापित करने का उद्देश्य नहीं था। 17वीं सदी में जावा द्वीप समूह पर मातरम वंश का शासन था। 17वीं सदी में जावा द्वीप पर किसका शासन था? मातरम नाम का एक वंश था, उनका शासन था। हालांकि इस राज्य ने लगातार प्रयास किया कि वह डच कंपनी के ठिकाने को हटाए, लेकिन वह असफल रहा और वहाँ एक तरह का दोहरा नियंत्रण बना रहा। कहाँ? जावा द्वीप पर। जावा द्वीप के कुछ भागों पर डच कंपनी का नियंत्रण था और बाकी पर मातरम सुल्तानों का नियंत्रण था। मसालों के व्यापार पर डच कंपनी को कई एकाधिकार व रियायतें मिली हुई थी। मसालों तथा गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए डच कंपनी के दबाव में इंडोनेशिया के वन कटे और उनकी जगह खेत और बागान बने, जहां इनका उत्पादन होने लगा। सन 1700 तक डचों ने योजनाबद्ध तरीके से मसालों की खेती एवं उसके व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब सिर्फ मसालों के व्यापार पर ही नहीं, बल्कि उनके उत्पादन पर भी डच कंपनी का पूर्ण नियंत्रण हो गया। मातरम वंश की जगह पर डच कंपनियों का नियंत्रण पूरी तरीके से हो गया। सन 1800 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर डच सरकार ने इंडोनेशिया का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया और 1830 तक जावा द्वीप पर अपना पूरा अधिकार स्थापित कर लिया। अगले 30 वर्षों पर जावा द्वीप पर अपना पूर्ण
अधिकार स्थापित कर लिया और इंडोनेशिया का शासन सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया। डच सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जावा के किसानों को मजबूर किया कि वे कॉफ़ी, रबड़, गरम मसाले उगाकर शासन को बहुत कम कीमत पर दे। सरकार ने उन्हें विश्व बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमाया। कौन सी सरकार ने? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। छोटे किसान भी खाद्यान्न की जगह पर इन फसलों को उगाना पड़ा। परिणाम स्वरूप वहाँ खाद्य संकट उत्पन्न हो गया और अकाल की स्थिति पैदा हो गई। इसके खिलाफ बहुत से विद्रोह भी हुए, लेकिन डच शासन ने इन विद्रोहों का कठोरता से दबा दिया। यह परिस्थिति सन 1870 तक बनी रही। ठीक है, अब देखेंगे बागान की अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, ये जावा में एक चाय का बागान है, चाय का बगीचा है, चाय पत्ती उगाई जाती है। ठीक है, खेती की जाती है चाय की जावा द्वीप में, इंडोनेशिया। सन 1870 के बाद इंडोनेशिया में व्यापक पैमाने पर डच पूंजी का निवेश बागान में हुआ। चाय के बागान में बहुत ज़्यादा निवेश किया। किसने? डच कंपनी ने। हजारों एकड़ के जंगल को काटकर उस जमीन पर कोई एक व्यापारी फसल जैसे रबड़, कॉफ़ी, चाय, काली मिर्च या गन्ने की ज़्यादा मात्रा में उगाए जाने लगे। उसे बागान कहते हैं। ठीक है, उत्पादन को बेचने के लिए तैयार करना बागान के ही कारखानों में होता था। वहीं आसपास में कारखाना लगा दिया करते थे। इसमें सैकड़ों मजदूर सहपरिवार रहते थे और दिन रात काम करते थे। उन्हें मजदूरी दी जाती थी। कई इंडोनेशिया द्वीपों में इस तरह के बागान स्थापित हो गए। इससे इंडोनेशियाई जल्द ही